नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव जारी है, 2 चरण का मतदान मुकम्मल हो चुका है। ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, राजनीतिक दलों की भी और उम्मीदवारों की भी। पहले चरण में 102 सीटें और दूसरे चरण में 88 सीटें, इन पर वोट डाले जा चुके हैं। कुल मिलाकर 543 में से 190 सीटें। अब दरअसल चुनाव में फैसला तो आप करते हैं, जनता जनार्दन, आप और मैं। हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, हम ईवीएम का बटन दबाते हैं और वही तय करता है कि सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं या घर में ही बैठे रह जाते हैं, इससे भी बहुत कुछ तय होता है। और इसी से वो 2 शब्द भी इजाद हुए हैं जिनका हमेशा इस्तेमाल होता है, प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि सत्ता से नाराजगी नहीं, या एंटी इनकम्बेंसी, परेशानी है, नाराजगी है, समस्याएं हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और मतदान का प्रतिशत इन 2 पैमानों पर भी कसौटी पर कसा जाता है। लेकिन पिछले 2 जो चरण हुए हैं, पहला और दूसरा चरण, मतदान को लेकर एक उदासीनता है। वो जोश, जुनून, उत्साह, जो वो मेला होता है, भाई चुनाव तो मेला है, जश्न मनाते हैं लोग, वो मनाते नहीं दिखे हैं। पहले चरण में मतदान कम हुआ और दूसरे चरण के अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 2019 के मुकाबले 6% कम हुआ है मतदान। और 6% कोई छोटा मोटा फर्क नहीं होता। 2 पार्टियों में 5 या 5 से ज्यादा का अंतर हो जाए मत प्रतिशत में तो लैंडस्लाइड हो जाती है। और यह हमने देखा है, यह आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूं, कोरा जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं। तो यह कम मतदान किस ओर इशारा कर रहा है? और जब कम मतदान की बात हो रही है तो थोड़ा हम राज्यों पर सिलसिलेवार नजर भी डाल लें तो तस्वीर कुछ और साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, भाई दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, सबसे ज्यादा सीटें भी हैं उत्तर प्रदेश में। पहले चरण में भी 8, दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हुआ और 7% की गिरावट आई है 2019 के मुकाबले, 7%। और इसमें भी थोड़ा और अंदर आपको लिए चलता हूं तो अमरोहा में 7% कम, मेरठ में 5%, बागपत में 9%, गाजियाबाद में 6%। वो था भी वैसे 56% पिछली बार, कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा नहीं था, वो 50 पर आकर टिक गया। गौतम बुद्ध नगर 8% की गिरावट, 61 से 53 पर आ गया। बुलंदशहर 7%, अलीगढ़ 5% और मथुरा, ड्रीम गर्ल वहां से खड़ी है, हेमा मालिनी, वोटर बाहर नहीं निकले, 8% की गिरावट होती दिख रही है। बिहार में 5 सीटों पर मतदान हुआ, 5% की ही गिरावट वोट प्रतिशत में। मध्य प्रदेश 9%, यह छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 68% से गिरकर मतदान का प्रतिशत रहा 59%। केरल में 20 की 20 सीटों पर मतदान हुआ, यहां पर राहुल गांधी मैदान में ताल ठोक रहे थे वायनाड से, 7% की गिरावट। पश्चिम बंगाल में चलिए 3 सीटों पर ही मतदान हुआ, लेकिन राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान हुआ, 25 की 25 पर अब मतदान हो चुका है, वहां पर भी 4% की गिरावट। अब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, गिरावट की वजह क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव से पहले ताल ठोकी, अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए तो लोगों को कतारों में खड़ा हो जाना चाहिए। एक बार इस देश के आजाद इतिहास में जितने चुनाव हुए हैं, एक ही बार कोई 400 का आंकड़ा पार कर पाया, वो थे राजीव गांधी।
और वो संदर्भ हमें समझना पड़ेगा। 84-85 के जो चुनाव थे वो कब हुए? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, एक सहानुभूति की लहर थी, तो 415 का आंकड़ा पकड़ लिया था राजीव गांधी ने। इस बार 400 पार, तो मतदान तो बढ़ना चाहिए था। इसमें अब दो चीजें सामने हो सकती हैं, कारण दो हो सकते हैं। एक तो आम आदमी ने, आपने, जनता जनार्दन ने मान ही लिया कि भैया बीजेपी की तो नैया पार है, वोट दे या ना दे कोई है ही नहीं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, विकल्प ही नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो नैया पार हो जाएगी। या वो नहीं निकले और जो नाराज परेशान है वोटर, भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं। सीएसडीएस का सर्वे भी आया, बेरोजगारी 27% लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है, 23% कह रहे हैं महंगाई। तो उन्होंने ही वोट दे दिया क्या? तो यह परेशानी का सबब हो जाएगा बीजेपी के लिए। उधर यही बात लागू होती है विपक्ष पर भी। अब उनका वोटर नहीं निकला और जो बंधा हुआ, बंधाया वोटर है। हम यह नहीं भूल सकते कि बीजेपी के पास संगठन की ताकत है। पन्ना प्रमुख से लेकर लोगों को वो बाहर निकाल लेते हैं। उनके ही निकल गए विपक्ष वाले नाराज होकर मुंह फुलाए फूफा की मुद्रा में घर में ही बैठे रह गए क्या? यह भी एक वजह हो सकती है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर इसी में एक और चीज देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से आपने पाया होगा कि बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में अब 400 पार की ताल जमकर नहीं ठोक रही। कहां 17 बार नारे दोहराए जा रहे थे। तमिलनाडु के सेलम में 17 बार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब 400 पार की जहां बात भी हो रही है वो 4 दिन पहले हुई। तो भाई ये विपक्ष ना दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का हक छीन लेगा, इसलिए 400 पार ज्यादा चाहिए। वो बहुमत आप हमें दे दो। अब इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी आ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दूसरे चरण के बाद 2-0 हो चुका है स्कोर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 2 चरणों के चुनाव से एनडीए के 400 पार करने की तस्वीर साफ हो रही है। जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे, जिन्होंने अपना नारा ही छोड़ दिया जनता उनका साथ नहीं देगी। और तेजस्वी सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं 2 चरणों के चुनावों के बीच ही प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। पर इसमें एक और बात छिपी हुई है क्या? ये जो उदासीनता है वोटर की, उसके पीछे क्या वजह यह है कि कोई मुद्दा जम नहीं पा रहा है? मुद्दा विहीन है क्या ये चुनाव? भाई 2014 में भ्रष्टाचार था, सरकार की अकर्मण्यता थी, महंगाई थी, एक इशू था। 2019 में राष्ट्रवाद का पुट आ गया, जन कल्याणकारी नीतियां थी। इस बार मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी ने पहले चरण से पहले भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, विपक्ष ने कि ये तो संविधान बदल देंगे, वहां पर चोट मारी। उसके बाद ईवीएम का भी खेल हुआ। फिर आ गया विरासत टैक्स, हिंदू मुसलमान हुआ, उससे पहले जमकर हिंदू मुसलमान हुआ। मंगलसूत्र बेच देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, आपका सोना दे दिया जाएगा, चांदी दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। उस पर द्वंद्व चला। पर उसी बीच विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर दी सैम पिट्रोडा ने, तो बीजेपी ने उसे लपक लिया। तो रोज बरोज ये मुद्दे भी बदल रहे हैं। एक मुद्दा पकड़ में नहीं आ रहा है क्या वोटर के भी? तो वो अपना मन नहीं बना रहा है, असमंजस में है। पर उससे भी बड़ी वजह क्या, ये इतना लंबा जो चुनाव हुआ है, इतना लंबा चुनाव कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दशकों में। मैं 50 के दशक की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 में आखिरी चरण 12 मई को था। 2019 में आखिरी चरण 19 मई को था।
इस बार 11 जून को है। 44 दिन यह चुनाव चल रहा है, चलने वाला है। हाँ, 1 जून, मैंने कुछ गलत कह दिया। हाँ, 1 जून को 7वां चरण होगा। अब इसमें भी एक और बात सामने आ रही है। पहला चरण और दूसरा चरण शुक्रवार को चुनाव हुआ, जुम्मे का दिन, लॉन्ग वीकेंड। मेरे कुछ सहयोगियों ने, रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि मेरठ टोल पर लाख से ज्यादा गाड़ियां थर्सडे फ्राइडे को निकली। देहरादून, मसूरी घूमने के लिए निकल पड़े लोग, वोट डालना भूल गए। और अब 26 अप्रैल के बाद अगला चुनाव है, अगला चरण है 7 मई को। तो यह उदासीनता की वजह यह भी है क्या? और जुम्मा यानी कि शुक्रवार, इसमें विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि इस दिन मुसलमानों की तादाद जो बढ़ चढ़कर वोट देते हैं, उनको नमाज पढ़नी होती है, वो 3 बजे के बाद निकल रहे हैं, वहां पर प्रशासन और सख्त हो जाता है, जानबूझकर उनका मत प्रतिशत गिराया जा रहा है क्या? कोशिश की जा रही है, राजनीतिक आरोप है। पर सच्चाई कितनी है और चुनाव क्या कह रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फिर कम मतदान, ये दूसरे चरण की बात कर रहा हूं, किसका नफा किसका नुकसान, और वोटर उदासीन या चुनाव मुद्दा विहीन। चर्चा में देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं। संजय कुमार, सीएसडीएस का मैंने जिक्र किया, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से भी एक हैं, वहां काम करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, यूट्यूब पर आपका अखबार नाम का एक बेहतरीन चैनल भी चलाते हैं। 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, और एबीपी न्यूज के लिए लगातार सर्वे करते रहते हैं। अब सर्वे तो खैर हम 1 जून को दिखाएंगे, अब तो रोक है। सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो यशवंत, ये कम मतदान क्या कहानी कह रहा है? प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, या समझ में ही नहीं आ रहा है? संदीप, कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रो या एंटी इनकम्बेंसी कम या ज्यादा मतदान से होता हो, ऐसा अभी हाल फिलहाल में नहीं हमको समझ में आया। गर्मी का एक जरूर बात बोली जा रही है कि उसका असर हो सकता है, लेकिन उदासीनता या ऐसी जगहों पे भी है जहां पर गर्मी नहीं है, उदासीनता कुछ ऐसी जगहों पे भी है जहां बीजेपी प्लेयर ही नहीं है। मसलन केरल में मतदान का गिरना, ये एक ऐसा अजीबोगरीब है जहां बीजेपी कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, जीते या हारे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों में शायद जहां पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टी के ज्यादा जीतने की, एक तरफा जीतने की ज्यादा संभावना है, वहां पर कुछ मतदान कम होता हुआ दिख रहा है, और जहां पर कांटे की टक्कर है वहां पे लगभग उतना ही मतदान ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मैं ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, इसका कोई मेरा और उसके पीछे का भी और कोई आंकड़ों का वो नहीं है, मैं एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं। जोश की कमी है ना, कि भाई एक होता है कि किसी मुद्दे को लेकर एक उत्साह होता है वोटर में और वो कतारों में जाकर खड़ा हो जाता है। भाई जहां तक गर्मी की बात है, क्या दफ्तर जाना बंद कर दिया, अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया क्या? मतदान तो किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है मतदान केंद्र। असल में इसमें संदीप एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि टर्नआउट पूरा कम हो रहा है या रिलेटिव टर्नआउट कम हो रहा है। यानी किसी एक पक्ष का मतदाता ज्यादा उत्साहित है, वो निकल के वोट डालने जा रहा है, और दूसरे का थोड़ा हतोत्साहित है, और ये अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है, ये कहानी अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से। क्या उसका असर है? ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कई बार लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित होते हैं तो नहीं निकलते, बहुत ज्यादा का अति आत्मविश्वास में होते हैं तो भी नहीं निकलते। दोनों ही तरीकों के एस्पेक्ट उसमें काम होते हैं। तीसरा,
दोनों वजहें हो सकती हैं, उसके मिला जुला भी हो सकता है। आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे बोला कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बन रहा है जिसके कारण लगे कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह बने या जन बढ़े। अ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर में कोई इलेक्शन होता है, जैसे बालाकोट हो गया, या उसके पहले यूपीए को हटाने के लिए 2014 में एक उस तरीके का गुस्से का हाँ, वोट जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पड़ा। थी। जी, एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण। तो ये भी एक होता है कि उसके कारण मतदान ज्यादा होता है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी है और मतदान ज्यादा होना चाहिए, वैसा भी अभी हमें नहीं दिख रहा है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि मतदान कम हुआ है इसलिए प्रो नहीं, मोटा इनकम्बेंसी का मोटा क्या मसला। हम ये आकलन कर सकते हैं? आपने 2019 का जैसे जिक्र किया, बालाकोट का था, राष्ट्रवाद का एक पुट हावी होता दिखा और उसमें घालमेल हिंदुत्व की भी हो गई थी और जन कल्याणकारी नीतियां। तो ये 6% नीचे गिर रहा है, तो उस तरह का मुद्दा कोई काम नहीं कर रहा है, क्या ये कहना गलत होगा? ये कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा। लेकिन संदीप, इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पहले चरण में जरूर हमको ओवरऑल एक ड्रॉप दिखा, फाइनल टर्नआउट जो ऑल इंडिया गिरा करीबन 4% का। दूसरे चरण का जो मैं आंकड़े देख रहा था, उसमें अभी तक जितने आंकड़े समझ में आए मुझसे, उसमें लगता है कि शायद 1 या 1.5% का ही ड्रॉप हुआ है। नहीं, बहुत ज्यादा 6% ड्रॉप का है नहीं। अभी तक। अब फाइनल जब अभी अभी भी वो तक दो वाले दो दिन भी लगा देते हैं, यूपी में। 3 दिन भी जी लगा देते हैं चुनाव आयोग। जी जी। पर तो इसमें एक और चीज, मुझे लगता जब है जब कि आप इसको राज्यों और की, ज्यादा एक ध्यान से मिनट एक देखने की मिनट जरूरत है। यशवंत, अगर हम राज्यों की बात करें, देखिए ये आप सभी लोगों की, इतने हमने कार्यक्रम कर लिए, एक सहमति जरूर बन रही है कि 4 राज्य हैं वो तय करेंगे 2024 का चुनाव। उसमें जी, बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। अब यूपी को कर्नाटक। भी जी उसको मैं जोड़ रहा हूं। तो बिहार देखें, उत्तर प्रदेश देखें और महाराष्ट्र देखें। उत्तर प्रदेश में 7% की गिरावट है, बिहार में 5% की गिरावट है और महाराष्ट्र में भी 3% की गिरावट है। और आपका जो आखिरी फाइनल जो ओपिनियन पोल आया था, उसमें एक दिलचस्प बात जो आपने निकाली थी, टू क्लोज टू कॉल, ±3%, मतलब 3% के अंतर में फैसला हो जाएगा। और 1% वाला भी है। तो यहां पर अगर 7% उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, तो वो जो टू क्लोज टू कॉल 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सीटें थी, वो आकलन तो बिल्कुल पलट भी सकता है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो आकलन इसीलिए इसमें दिक्कत होगी क्योंकि ये किसी एक ही तरफ के वोट अगर कम निकलेंगे या दूसरी तरफ के भी कम निकलेंगे तो उसमें आकलन में गड़बड़ होगा या दिक्कत आएगी। अगर ये सभी के वोटर कम निकलना है तो एक अलग तरीके से उसका आकलन होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि टर्नआउट पिछली बार से कम होने के कारण सारे तरीके के आकलन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हम सभी को आने वाली हैं। अब ये दरअसल ऐसा अंधे का हाथी हो गया है कि हर कोई उसको अपने अपने तरीके से नहीं, मुझे याद बताएगा है कि ये इस महाराष्ट्र में तरह से होगा। 48 सीटों में से 28 आपने 3 या 1 के 3 से कम का ही मान लीजिए, 15 उसमें डेड हीट थी, 13 वहां जी पर क्लोज कॉन्टेस्ट था। तो यहां पर जी 3-4% अगर मतदान ही गिर जाए तो ये तो पता ही नहीं लगेगा ये 28 सीटों पे क्या होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत कठिन काम हो जाता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये बात अभी दर्शकों के सामने हमने इस बात को हमने इसीलिए जानबूझ के वो सारी सीटों का सारा हिसाब किताब सब जनता के सामने खोल के रखा था कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, नेता लोग जो हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की वो तो कोशिश करेंगे। करेंगी, वो तो हर कोई लेकिन अपनी ताल लेकिन ठोक रहा है सच्चाई ये है, संजय। प्रधानमंत्री लेकिन कह रहे हैं सच्चाई ये है कि इसके ऊपर 2-0 हो कोई भी इस गया, तरीके का तेजस्वी पक्की बात अखिलेश नहीं कह कही रहे हैं जाती। अपना नारा ही भूल गए 400 पार का, और 400 पार की हमें गूंज नहीं सुनाई दे रही है पिछले 3 दिनों से। तो ये कम मतदान किसकी धड़कनें बढ़ाता दिखेगा? परंपरागत वोटर आ गया है या नाराज ही आया है? कुछ तरीका होता है इसको पकड़ने का? संजय, आपसे सवाल था ये। सवाल किससे है संदीप? आपसे था संजय। अच्छा, हाँ, आपने बोला नहीं तो नहीं नहीं, बोला था वो। हाँ नहीं संदीप, कई चीजों की चर्चा हो रही है। देखिए, 2-3 तरीके से अब इस मतदान प्रतिशत को देखने की जरूरत है।
राष्ट्रीय स्तर पर देखने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना गिरा, कितना नीचे ऊपर गया। मुझे लगता है स्टेट वाइज भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ कंटेस्ट के हिसाब से टर्नआउट को अगर आप देखें तो थोड़ा कुछ समझ आता है। उलझन अभी भी है, और इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता इस बात से कि टर्नआउट बढ़ेगा तो मतलब उसके क्या नतीजे होंगे, घटेगा तो क्या नतीजे होंगे। ऐसे तो तमाम आंकड़े अब हमारे सामने हैं कि कोई सीधा रिलेशनशिप नहीं है। राजस्थान का जिक्र करें, 3 कंस्टिट्यूंसी, बाड़मेर, बांसवाड़ा, कोटा, तीनों कंस्टिट्यूंसी में टर्नआउट पिछले बार के हिसाब से बढ़ा है। अगर आप लोकल लेवल पे देखें तो वहां इन तीनों जगहों पे इस बात की चर्चा हो रही है कि कंटेस्ट बहुत कड़ा है। अगर बिहार जाएं, बिहार में ओवरऑल 5-6% गिरा हर कंस्टिट्यूंसी में है। लेकिन अगर पूर्णिया की बात करें, जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां गिरावट दूसरी कंस्टिट्यूंसी की तुलना में कम है, 3% है। ऐसे अगर हम कंस्टिट्यूंसी वाइज कंस्टिट्यूंसी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जिस कंस्टिट्यूंसी में मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि 2 पार्टियों के बीच मुकाबला। बंगाल की बात करें, पहले चरण में तो सारे कंस्टिट्यूंसी में लगभग उतना ही टर्नआउट था जितना 2019 में था। इस बार के सेकेंड फेज के चुनाव में टर्नआउट जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं? इसी ओर इशारा करती है कि जहां कंटेस्ट दिखाई पड़ता है, जहां लगता है कांटे का मुकाबला हो रहा है, वहां पर वोटर मोबिलाइज्ड है, दोनों तरफ से वोटर बूथ पर आ रहे हैं और इसी के लिए टर्नआउट ज्यादा है। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां पर एक परसेप्शन बन गया कि कोई फायदा नहीं है, कमजोर है एक कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट इतना मजबूत है कि वो तो चुनाव जीत ही रहा है, तो शायद उन कंस्टिट्यूंसी में टर्नआउट कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर तो क्रिकेट कम की मैच के मतदान हिसाब क्या से बीजेपी देखें के लिए तो फायदेमंद पता है होगा? एक तरफ एक इतनी मजबूत टीम है, क्या कम मतदान बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। ये कह पाना मैं ये मुश्किल कह रहा हूं, ये कह नहीं, पाना तो क्योंकि बहुत एक मुश्किल बात है। तो मैंने जैसा देखिए, कहा एक कि बात पर जब- तो आप अग्री बहुत करेंगे, मुश्किल है। आप मुझसे जाहिर सी बात है बेहतर चुनाव विश्लेषण करते हैं, पर अगर मतदान बढ़ रहा है, वो चाहे प्रो इनकम्बेंसी हो सकता है। आजकल हमने पिछले 15 सालों से देखा है एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी थोड़ा ज्यादा हावी होती दिख रही है। रिपीट बहुत हो रहे हैं मुख्यमंत्री, खास विधानसभा चुनाव में देखें, और केंद्र में 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2 बार चुने जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, बीजेपी की सत्ता है। तो बढ़ा हुआ मतदान प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है, एंटी लेकिन अगर- इनकम्बेंसी घटा हुआ क्या है? ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है? नहीं संदीप, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप 10 साल को देखें और विधानसभा के चुनाव को देखें, लोकसभा भी उसमें शामिल कर लें, तो ज्यादातर चुनावों में टर्नआउट बढ़ा है। और पिछले 5 साल को अगर देखें तो बहुत जगहों पर ज्यादातर सरकारें जीत के आई हैं, दोबारा सरकारें हारी भी हैं जीत बढ़ने के बाद। तो बढ़ता हुआ मतदान अगर पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखें तो ज्यादा इशारा करता है कि भाई सरकारें दोबारा जीत करके आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारें जीती, इसके बावजूद कि टर्नआउट बढ़ा। अब टर्नआउट घटा है, यह उदासीनता दिखाता है, यह तो निश्चित है उदासीनता दिखाता है। अब उदासीन, क्या इफोरिक ज्यादा बीजेपी के वोटर थे, क्या उनमें ज्यादा उदासीनता हुई? हम ऐसा अटकल ही लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उदासीनता शब्द, और मैंने अपने सवाल में भी इसको जोड़ा है कि ये वोटर उदासीन है या मुद्दा विहीन है। ये उदासीनता, भाई प्रदीप जी, बीजेपी ताल ठोकती है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो फिर उदासीनता कैसे आ गई? देखिए संदीप जी, इस 2019 और 2024 के चुनाव के फर्क का मर्म जो है वो संजय जी ने पकड़ लिया। वो है एक शब्द, कंटेस्ट। अगर कंटेस्ट दिखाई देगा तो आपको उत्साह दिखाई देगा, ऊर्जा दिखाई देगी, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी भी दिखाई दे सकती है, और लगेगा आपको कि चुनाव मुद्दा विहीन नहीं है, मुद्दा है। तो 2019 से तुलना करें 2024 की। 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और लग रहा था कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट। बीजेपी 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, उसके अलावा पुलवामा का केस हो चुका था, जीएसटी नोटबंदी का मुद्दा बीजेपी के खिलाफ था, राफेल के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। तो और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश
जहां से लग रहा था कि बीजेपी को उत्तर, अब भी लगता है लोगों को जो बीजेपी के विरोधी है कि उत्तर प्रदेश में रोक दो तो देश में रोक सकते हैं, वहां सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट था। ये माना जा रहा था, बहुत सारे विश्लेषक मान रहे थे कि बीजेपी की जो 73 सीटें आई थी 71+2 2014 में, उसमें 40 से 50 कम हो सकती है। वो कम होने का मतलब था बीजेपी दौड़ से बाहर। तो और वो चुनाव इतना नजदीकी था, दोनों तरफ से उत्साह था, दोनों पक्षों को लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। नहीं, पर तो चुनाव इसलिए तो आपको बदल गया था 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। नहीं, चुनाव नहीं बदल गया था। मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा उसमें अंतर आया, वो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था उसकी वजह से जो विनिंग मार्जिन है बीजेपी के कैंडिडेट्स का वो बढ़ गया। मुझे नहीं लगता कि उसका रिजल्ट पर कोई बड़ा अंतर पड़ा, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा। आपकी आप देखिए 2019 से 2024 के बीच मोदी ने बीजेपी के जो कोर इश्यूज हैं उनमें से ज्यादातर को रिजॉल्व कर, अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया, 3 तलाक का कानून पास हो गया, सीए का कानून पास हो गया, उसके अलावा भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, नया जो है संसद भवन बन गया, चेंगोल की वहां स्थापना हो गई और यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों से शुरू हो गया और अब वादा किया कि पूरे देश में लागू करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी का वोटर है वो 2019 में उम्मीद में था, इस बार आश्वस्त है कि हमारे जो कोर इशू है। तो मतलब निकला नहीं, तो ये इतनी बड़ी मशीनरी, इतना मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख और न जाने क्या क्या, वो लोगों को निकाल नहीं पाए बाहर। बीजेपी का जो समर्थक है वो सुस्त है और विपक्ष का जो समर्थक है वो पस्त है मेरी नजर में। आखिरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं जिससे कोई सहमत नहीं होगा इस पूरे पैनल में, कि मोदी के पक्ष में एक साइलेंट वेव चल रही है। इसका खुलासा ये साइलेंट वेव मोदी के पक्ष में है या साइलेंट वेव नाराजगी की भी है? क्योंकि मुद्दे, एक मिनट सुनिए ना प्रदीप जी, पिछले 2 चरणों में हम देखिए कोई मुद्दा ही पकड़ में नहीं आ रहा। शुरू हुआ था भ्रष्टाचार से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और वो अत्याचार कह रहे थे विपक्ष वाले। उसके बाद हिंदू मुसलमान आ गया, सोना चांदी मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, फिर विरासत टैक्स आ गया। मुद्दे रोज बदल रहे हैं क्योंकि इसमें स्थायी मुद्दा एक ही है और वो है मोदी को फिर तीसरी बार लाना है या मोदी को हटाना। तो एक स्थायी मुद्दा है, मोदी सेंट्रिक चुनाव है क्या अबे दुबे? और जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर सुस्त है और जो विपक्ष का वोटर है वो पस्त है। देखिए, उदासीनता का जो मामला है उस पर दोनों सर्वे करने वाले हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और उनके 2 आंकड़े मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं सब जगह उनको कहता हुआ घूम रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। एक तो सी वोटर का आंकड़ा है जो मैंने यशवंत जी को बुला के उसके लिए खुद बधाई भी दी थी, जिसमें 46% लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगें, हमारी समस्याएं कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। मतलब जो मौजूदा भारत का शासन प्रशासन लोकतंत्र है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर दे रही है केंद्र में भी और अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी राज्यों में, मुझे लगता है कि उसके प्रति उदासीनता का भाव इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा एक लोकनीति का आंकड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें संजय जी ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। संजय जी को अच्छी तरह याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है। तो उसमें संजय जी ने कहा था कि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक 40% वोट बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस 40% वोट में 12% वोटर ऐसे हैं जो उदासीन हैं और जो कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे तो हिचक के साथ वोट देंगे, क्योंकि उनके पास उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, वरना वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। मतलब 12% वोट हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो 12% वोट आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के पास चले ही जाएंगे? वो पूरे जा सकते हैं, वो आधे जा सकते हैं, वो थोड़े जा सकते हैं, चौथाई सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उन 12% वोटों में। तो केवल निष्ठावान वोटर जो भाजपा के हैं उन 40% में वो 28% हुए। तो कांग्रेस के जो वोटर सी वोटर के जो लोकनीति के सर्वे में दिखाए गए वो भी शायद 27-28% थे। तो निष्ठावान वोटरों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों पक्षों के पास बराबर वोट है। भाजपा के पास एक ऐसा 12% का वोटर है जो कि निष्ठावान नहीं है, जो हर कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देगा, उसके मन में कुछ आपत्तियां हैं। नहीं, यहां पर प्रदीप जी ने एक और बात कही कि एक वोटर साइलेंट है, वो सपोर्ट तो पर मोदी के लिए। ठीक है, मैं आप एक मिनट सुनिए ना। आप अपना, हम शो के लिए आ रहे थे, उससे पहले
अपना ही तजुर्बा जो कल हुआ आपके साथ, जो एक्सपीरियंस आपने किया, जी जी आप ऐसे इलाके में रहते हैं, वो शहरी मतदाता है जहां पर ज्यादा सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए होती है। पोलिंग बूथ पर क्या पाया आपने? देखिए, मैं तो गाजियाबाद में रहता हूं, तो गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए गया। मैं गया दोपहर के बाद वोट डालने के लिए, तो मुझे अपना वोटर लिस्ट में तलाशने में देर लगी। तो मैंने वहां पे जो पीठासीन अधिकारी था, मैंने उससे कहा, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हंस के बोला कि हम तो साहब सवेरे से खाली बैठे हुए हैं, आराम से इसके अंदर वोट तलाश कीजिए। फिर हमने वोट तलाश लिया और वोट डाल के हम आ गए। इसी तरह मतलब इतना टाइम था आपके हाँ, पास? बिल्कुल, कोई नहीं, ऐसी कतारें नहीं लगी हुई थी? जिस मतदान बूथ में मैं गया वहां पर और कोई वोटर नहीं था। मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगे मुझे उसमें अपना नाम ढूंढने में, क्योंकि मैं मेरी पत्नी का वोटिंग आई कार्ड भी खो गया था, तो मुझे मुश्किल हो रही थी उसको ढूंढने में। उस दौरान कोई भी दूसरा वोटर वहां पर मौजूद नहीं था। तो ये एक तरह की ऐसी स्थिति है जो कि कम से कम पहले मैंने अपनी याद में मतदान केंद्रों में नहीं देखी। मैं पिछले 28 साल से गाजियाबाद में रह रहा हूं, विधानसभा लोकसभा के सब चुनाव में वोट डालने गया हूं। ऐसी स्थिति, इतना सन्नाटा मतदान केंद्र में मैंने नहीं देखा। जो 56% जी, पिछली मैं ये कह दफा रहा हूं हुई कि थी वोटिंग 50% पे देखिए, है। सी वोटर का वो 46% वोटर और लोकनीति का वो 12% वोटर, ये दोनों इशारा करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान है उसके प्रति मतदाताओं में उदासीनता है। वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन उदासीनता है, मतलब उदासीनता है। और इसमें कि जी जो वोटर पहले से ही मन बना चुका है वो निकल कर आया है, या वो चुस्त और पस्त वाली जो एनालॉजी ड्रॉ की है प्रदीप जी ने कि सुस्त है बीजेपी का वोटर और पस्त हो गया जी विपक्ष का वोटर, वो पस्त है, या कहानी कुछ और भी हमें खंगालने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कहानी कुछ और खंगालने की जरूरत है, लेकिन ये साफ है कि उदासीनता है। और उस उदासीनता की एक बड़ी वजह जो आपके सवाल में भी है कि चुनाव मुद्दा विहीन जैसा हो रहा है, कि कोई जो एक नैरेटिव हो सकता था, जिसके लिए हम पहले भी शायद चर्चा करते रहे कि विपक्ष की तरफ से भी कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा नहीं हुआ कि जो बता सके एंटी इनकम्बेंसी का या मोदी सरकार के खिलाफ, या बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना। खामोश हो जाता है, चुप्पी साध जाता है, तो क्या हम यही माने कि सत्ता के साथ ही जा रहा है, या वो सत्ता के खिलाफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी कितनी भी ताल ठोक ले वो चिंता का सबब तो हो सकते हैं अगर वोटर ने मन बना लिया है तो? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो दोनों मुद्दे भी ऐसे हैं कि जो सबके लिए चिंता का विषय होते हैं। और जब देखिए, साइलेंट का मतलब ये है कि वो उत्साहित नहीं है। यदि इसको दूसरे तरीके से मैं देखूं तो वो और उत्साहित किसके लिए नहीं है? यदि सत्ता पक्ष है तो उसके साथ वो उत्साहित नहीं है, या विपक्ष को का वोट दूसरा देने मुद्दा में भी वो जोश नहीं दिख रहा है कि विपक्ष भाई में। इनसे ना लेकिन हो इसका पाएगा। मतलब ये है इसकी कि- दूसरी तस्वीर ये भी तो है। जी वही मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का जो वोटर है वो भी इस तरीके से आश्वस्त नहीं है कि भाई इसको लाकर हम कोई एक बड़ा कमाल कर सकते हैं। यदि एंटी इनकम्बेंसी की जो एक ताकत दिखाई देती है वोट परसेंटेज बढ़ने में, हो सकता है जैसे संजय जी और यशवंत जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है कि उसका कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूं जब भी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये लेकिन बीजेपी सुस्ती जो जो ताल है- ठोकती है, और हम भी कसीदे पढ़ने में पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है कि बीजेपी की संगठन, उसकी चुनावी मशीनरी में इतना कमाल है, वो पन्ना उसका एक- प्रमुख और ये न बात जाने आपने कितनी तफसील में हम जाते हैं। जी। तो 50% ही क्यों होता है जी। गाजियाबाद में, जी। या 52-53 क्यों होता है नोएडा में? और उसमें जैसे संजय जी ने भी जिक्र किया, लेकिन मैं एक ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उसका जिक्र मैं करूं। उससे पहले संजय जी ने जैसे जिक्र किया ना कि जहां जहां कंटेस्ट दिखाई देता है एक मजबूत, वहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर है और वहां लोग निकल कर आते हैं कि भाई इस लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों से, ये पूरे बीजेपी के लिए आप नहीं ले सकते, कुछ लोगों ने जो एक प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने मुझे कहा, जो उदासीनता के एक कारण कहा कि भाई इस बार, खास तौर से इस बार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पिछले 10 साल का जिक्र करते करते वो यहां तक आ गए। आरएसएस भी ठंडा है क्या? आपने इतने साल जी। कवर किया है आरएसएस तो को, उसमें आरएसएस का कार्यकर्ता थोड़ा वो भी ठंडा थोड़ा बैठा ठंडा है क्या? है। तो उसमें कहा गया कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वही कैंडिडेट तय कर रही है, कौन सी पार्टी से लेकर आना है, उसको लगाना है कि नहीं लगाना है, नए नवेलों चेहरों को लेकर आ रहे रंगरूटों को हैं, टिकट कैंपेन दी भी जा आप रही तय है। कर रहे हो, सभाएं भी आप तय कर रहे हो कि किसकी सभा कब कहाँ होनी है, कैंडिडेट कौन होगा, ये सब कुछ तय होगा। तो फिर जिताइए भी आप ही। ये मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, वोटर से ऊपर का जो लीडर है, जिसे आप पन्ना प्रमुख और उससे ऊपर का कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई मेरी जरूरत कहाँ है,
आप ही तो सब तय कर रहे हो, आप ही 400 पार कर रहे हो, आप ही सब जिता रहे हो, आप सब कर रहे हो। तो वो थोड़ी सी उदासीनता, वोटर की उदासीनता दूसरे लेवल पर आती है। पहले जो वोटर को लेकर आ रहा है, जिसे बीजेपी की ताकत माना जाता है, बीजेपी की ताकत ये है ना कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का या जिला स्तर का नेता है, वो अपने वोटर को खींच लाता है। तो और वो इसीलिए उदासीन वो है। हिंदू मुसलमान का परिप्रेक्ष्य भी हम देखें, जो जाति फिर से मुंह उभारती दिखी कि भाई ठाकुर नाराज, त्यागी बट रहा है, जाटों में ये वो भी हो उसी गया। वजह से हो रहा है। वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ। वो उसी वजह से हो रहा है कि उम्मीदवारों को लेकर भी आपने कोई उस तरह की चर्चा नहीं की। और ये बीजेपी को, मैं चुनाव नतीजों का तो नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि उदासीनता बीजेपी वोटर में भी है। पर यही पलटकर हम क्या विपक्षी खेमे के लिए भी कह सकते हैं कि भाई जुड़े ही नहीं, अब कन्नौज से अब उतरे हैं अखिलेश यादव, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राहुल, अभी भी वो बेस्ट केप्ट सीक्रेट हो रखा है, सीईसी की बैठक भी चल रही है। विपक्ष भी, जो लोग नाराज भी हैं और मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, उन्हें बाहर निकलकर वोट करने के लिए क्या प्रोत्साहित नहीं कर पाया है? देखिए, पहली बात जहाँ तक तंत्र की बात है, तंत्र में विपक्ष जो है बीजेपी से बहुत पीछे है, हर पार्टी उसके गठबंधन के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा विजय भाई कह रहे थे, इस चुनाव को पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव बना दिया, केंद्रीकृत, कि सब कुछ ऊपर से तय होगा। लेकिन जनता ने इसको विकेंद्रित चुनाव कर दिया। विकेंद्रित चुनाव ये कर दिया कि हर चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है मुद्दे आ क्या गए, चुनाव? प्रत्याशी कैसा लाया गया, कौन सा प्रत्याशी है, किसको लेके आए। पहले क्या होता था पिछले 2 चुनाव पर में, प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि मोदी केंद्रित ही चुनाव है। नहीं, या अगर हम सिलसिलेवार तरीके से कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक देखें तो वहां पर कौन उम्मीदवार बनाया गया, किस जाति का है, निवर्तमान है, वो कितनी बार आया है या नहीं आया है। देखिए, लोकलाइज देखिए, बहुत हुआ है प्रदीप जी की इलेक्शन, बात मोदी से- केंद्रित होते हुए भी लोकलाइज। प्रदीप जी की बात से, एक मिनट, मेरा चांस तो निकल जाएगा ना, मुझे तो वैसे ही कम टाइम मिलेगा। ये देख, आपको टाइम मिलेगा आज और मिलेगा। तो प्रदीप जी की बात से मैं सहमत हूं कि मोदी केंद्रित तो है, मोदी और नो मोदी, क्योंकि जब सारी चीजें देश में मोदी जी के द्वारा ही तय हो रही हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी केंद्र में रहेंगे ही। लेकिन इसके बावजूद चुनाव नीचे पहुंच गया है, और नीचे के स्तर पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखिए, अब मेरठ को देख लीजिए, अरुण गोविल को लेकर के बहुत उदासीनता लोगों में रही। हेमा मालिनी मथुरा में वोट परसेंटेज कितना कम हुआ, 46%। या तो भाई ये बात सही है कि वहां इतनी आश्वस्ति हो कि बिल्कुल एक तरफा जीती रही है तो लोग निकले नहीं घर से, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बार बार ये कहा जा रहा है मुद्दा विहीन, मुद्दा बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है, मुद्दे हैं और मुद्दे विकेंद्रित हैं। हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं और 2-3 केंद्रीय मुद्दे हैं। तो वोटर जो खामोश है, लाठी किसे मारेगा अभी पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वोटर की लाठी तो 4 जून को पता लगेगी, किसको लगी किसको नहीं लगी, ये किसको जोर से लगी। लेकिन एक बात जरूर, एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि किसका वोटर निकला। ये अगर आकलन कर लें हमारे दोनों पोलस्टर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं कि किस खेमे का वोटर ज्यादा निकला, और आमतौर पर आजकल बहुत मुश्किल नहीं है इसको करना, क्योंकि जिस तरह वर्गों और जातियों और उसमें लोगों की प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं समझ में आ जाती हैं, तो काफी कुछ आकलन निकाला जा सकता है। मतलब सीधी कोई ट्रेंड इसमें अभी पकड़ी नहीं जा रही है कि नफा नुकसान किसका होगा, सबकी जान सांसत में है, सांसें अटकी हुई है। बिल्कुल, इसीलिए अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। और इसीलिए अब 400 पार का नारा भी अब बंद हो गया है। नहीं, 400 पार का नारा तो बंद हो गया, क्योंकि दूसरे नारे आ गए। अब आज अभी जो नया नारा लगा कि तीसरी बार मोदी सरकार, हाँ। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ। यानी 400 पार का नारा जो है थोड़ा, ये तो मैं नहीं कहूँगा नहीं, अब विपक्ष भी करने लगा ना, अब वो कह रहे हैं दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। अब उनकी थोड़ी जान आई है, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है क्या विपक्ष का को? नारा। और मुझे सुनने में आया उस दिन, बहुत ज्यादा तो नहीं चर्चा उसकी हुई, कि अब की बार 2004, ये भी कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। तो अब नारों का क्या, नारे तो चुनाव में इस तरह चलते रहेंगे। लेकिन असली बात यह है कि नहीं, इसमें मेरे सहयोगी जनेंद्र का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, और वो मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने फिर से रिपीट भी करना चाहूंगा कि हमारा काम क्या है बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार, कि भाई कोई कहे, वो तो पार्टियां कहेंगी कि बाहर बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो छाता रही लेके है, निकलो। और हम बंद कमरे में बैठे विश्लेषण करने लगे उसका, उससे काम नहीं चलेगा। खिड़की खोल के देखना तो पड़ेगा। तो हम वही खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खिड़की खोल के देखना भी पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा खिड़की खोलने के बाद कि वाकई बारिश हो रही है, खाली हवा चल रही है। या कृत्रिम बारिश तो नहीं हो रही, दुबई डूब गया उसके चक्कर में। वो तो सही बात है, वो तो देखना तो पड़ेगा ही कि कृत्रिम बारिश है कि भारत में अभी तक अलग कृत्रिम बारिश के का वो उदाहरण नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी
ये देखना तो पड़ेगा बाहर निकल करके कि सच्चाई क्या है, जमीन पर क्या है। ये तो आपका काम और मुश्किल हो गया। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा यशवंत और संजय आपका, फिर क्लोज करना है प्रोग्राम। ये क्या बात हुई, 30 सेकंड आप देते हैं? मैं अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बैठ के बात कर रहा हूं आपसे। विजय त्रिवेदी जी ने मुझसे कहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से जाके बात करेंगे तो संदीप ज्यादा समय देंगे आपको बोलने के। इसलिए मैं 40 सेकंड बोलूंगा, जब मैं 30 सेकंड में बात खत्म नहीं करूंगा तो लेकिन मुख्य बात यह है संदीप कि अंधे का हाथी सभी कोई देखता है, समझता है, लेकिन एक आपने लाइन बोली ऊब, सभी ने बोला कि लोग उकताए हुए हैं, ऊबे भी हुए हैं। नाराजगी का कोई सबब नहीं दिखता, खुशी का भी कोई सबब नहीं दिखता। दोनों ही चीजें अपनी तरीके से दिख रही हैं। विपक्ष के वोटर बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं दिख रहे हैं कि ऐसा कोई बदलाव ले आने से बहुत बड़ा तूफान कर देंगे, और बीजेपी के वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है शायद जिस तरीके का उत्साह की हमें आपको सबको कल परिकल्पना थी कि शायद 400 पार के नारे के बाद में वो उत्साह दिखेगा। लेकिन जहां तक ऊब का सबब है, अंत में मुझे लगता है कि शायद अब कितना ऑर्गेनाइजेशन इसमें भूमिका निभाएगा नहीं निभाएगा ये तो आने वाले समय में हमको रिजल्ट से ही पता लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव से जो है मैंने एक सबक तो ये ले लिया कि ऊब जो है वो नाराजगी नहीं होती। ऊब का सेंटीमेंट और नाराजगी का सेंटीमेंट दोनों अलग अलग होता है। नाराजगी का सेंटीमेंट अगर होता है तो वो भी टर्नआउट में बढ़ा हुआ दिखता है, और खुशी का सबब भी टर्नआउट में बढ़ा हुआ दिखता है। तो इसमें लेकिन बहुत ऊब सारी को- पॉसिबिलिटीज हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। राजनीतिक दलों ही नहीं, उम्मीदवारों की ही नहीं सांसें अटकी हुई हैं, पोलस्टर जो हैं। संजय अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठने का फायदा ले गए तो बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, तो अगली बार आपको वक्त ज्यादा मैं दूंगा, पर वोटर किसको वक्त देने वाला है ये अभी 5 चरण और बाकी हैं, और यही उदासीनता दिखेगी या थोड़ा जोश भी आएगा। आपका हक ही नहीं, वोट डालना जिम्मेदारी भी है, तो बाहर जरूर निकलिए। ये एबीपी न्यूज की आपसे अपील है। थोड़े तो जो राय हैं वो हमने आपसे साझा की हैं, लोगों ने हजारों की तादाद में राय भेजी हैं। तो दूसरे चरण में भी कम मतदान, किसका नफा किसका नुकसान 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हमारे दर्शक हैं जय सिंह केन, मोदी नगर वासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि जनता का विश्वास नेताओं से उठता जा रहा है, इसीलिए वोटर उदासीन है। अब ये भी एक पहलू है जिस पर आज हमने दरअसल चर्चा नहीं की। सीएसडीएस के सर्वे में ये बात भी सामने आई कि चुनावी प्रक्रिया पर, ईवीएम पर भी भरोसा कम हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज इतना ही, नमस्कार।